हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक टॉपिक, दैट इज डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब हम यहां पर बेसिकली एक मटेरियल देखने वाले हैं जो एक इंसुलेटर है, और वो इंसुलेटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे और उनके मॉलिक्यूल्स का जो पोलराइजेशन होता है हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, तो सुनना। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है अंडर सम कंडीशन। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो भी करता है। देखो, वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मतलब उसके अंदर चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, लेकिन वहां पर चार्जेस अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो आपका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा अंडर सम कंडीशन। ठीक है, वो क्या कंडीशन है वो अपन अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना। ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब क्या होता है ये नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक, सुनना ध्यान से। देखो, आपको तो ये मालूम ही है कि अगर कोई पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक है, कोई पर्टिकुलर मटेरियल है, तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। नॉन पोलर मतलब जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। नॉन पोलर का मतलब डायपोल मोमेंट नहीं है। ठीक, तो ऐसा मटेरियल जिनके हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो हो उसे हम कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मैंने क्या बोला कि ऐसा मटेरियल जिनके हर मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो कितना होगा, जीरो, उसे कहेंगे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्यों उसका हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, तो सुनना ध्यान से। देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना। ये आपका एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। ठीक, आप देखो क्या होता है, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं ना, उनका जो मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कोइंसाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर आपस में कोइंसाइड रहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर कोइंसाइड हो गए तो उनके बीच में सेपरेशन है ही नहीं, और अगर सेपरेशन नहीं है तो डायपोल मोमेंट नहीं होगा ना, बिकॉज डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन। जब सेपरेशन ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो उसका डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो यहां देखो, पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है ना। देखो, पॉजिटिव का भी सेंटर ये, नेगेटिव का भी सेंटर ये, तो यहां पर आपका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, मतलब ओवरऑल मटेरियल का कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक उसे बोलते हैं जिनके हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होता है ना। तो एग्जाम्पल मालूम क्या होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, तुम लोगों ने सुना होगा, मैं फिर से बोल देता हूं। ये H2, O2, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा, नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नाउ व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान से, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक।
पोलर डाइलेक्ट्रिक हम उस डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं जिसमें हर मॉलिक्यूल के पास एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट होता है कि नहीं? मैंने कहा कि ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिनका हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा तो हम कहते हैं कि वो पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना? मतलब होता क्या है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे हर एक का पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक सेपरेशन होता है। ठीक है, यहां देखो, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव है मॉलिक्यूल का, इनके बीच में एक सेपरेशन है ना? यहां भी देखो, इनके बीच में सेपरेशन है, इनके बीच में भी सेपरेशन है ना? तो यहां पर हर मॉलिक्यूल एक डाइपोल मोमेंट पोजेस करता है, लेकिन इस मटेरियल का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट यहां भी जीरो रहता है। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? भैया जब यहां पर हर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है तो ओवरऑल आपका जीरो क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि सुनो, जो डाइपोल मोमेंट होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो आप देखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर एक के पास डाइपोल मोमेंट है, नो डाउट, लेकिन सबका डायरेक्शन रैंडम है ना? इसका डायरेक्शन देखो, डाइपोल मोमेंट का ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट, है कि नहीं? तो तुम बताओ, यहां पर ओवरऑल जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो सब कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाता है? जीरो, है कि नहीं? तो यहां पर भी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट तो आपका जीरो होता है कि नहीं? बिकॉज ऑफ रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ रैंडम डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ रैंडम डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसीलिए ओवरऑल जीरो हो जाता है। ठीक, आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन फिर भी ओवरऑल जीरो होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रैंडम डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स, है कि नहीं? मतलब कुल मिला के चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, ओवरऑल तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा ही, है कि नहीं? मतलब नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो कोई डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, आपका पोलर हो या नॉन पोलर हो। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अगर हम पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जैसे आपका HCl हो गया, H2O हो गया, ये क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना? तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं पोलर को। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दैट इज नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नाउ अब मैं शुरू करने जा रहा हूं जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम एक पर्टिकुलर ऐसा कंडीशन लाएं जिसमें वो डाइलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो कर दे, हम उसकी बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका वो डाइलेक्ट्रिक क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, है ना? आओ, मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, सुनना ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब मैं यहां पर हर एक मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करवाऊंगा मैं, और ओवरऑल भी यहां पर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, बस सुनते जाना ध्यान से। यहां पर देखो, अभी हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, देखो ध्यान से, आप ये बताओ, ठीक है, ये आपका है नॉन पोलर, मतलब हर एक का पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है ना? हर एक का पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है ना? ठीक, ये अलग अलग शो किया है मैंने, लेकिन दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक है, चलो
ठीक है, ये आपका है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, है ना। अभी यहां पर कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब देखो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इस डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में मैं प्लेस करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अभी तो यहां पर कोई फील्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है। ठीक है, ई नॉट मान लो ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है, वो अभी यहां पर नहीं है, जीरो है। अब देखो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखने वाला हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब देखो क्या होगा, तुम बताओ जैसे ही तुम इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो हर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा ना, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। तो आप बताओ पॉजिटिव के ऊपर कैसा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अलोंग द फील्ड, और नेगेटिव के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, ऑपोजिट टू फील्ड, हाँ है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, ये देखो ये जो आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, अलोंग द फील्ड, और नेगेटिव के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, ऑपोजिट टू फील्ड। तो क्या होगा, ये देखो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, दोनों कोइंसाइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव के ऊपर फोर्स अलोंग फील्ड और नेगेटिव के ऊपर ऑपोजिट टू फील्ड। तो ये देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ना, हाँ है ना भैया। पॉजिटिव हल्का सा मूव कर जाएगा अलोंग फील्ड और नेगेटिव मूव कर जाएगा ऑपोजिट टू फील्ड, मतलब दोनों के बीच में एक सेपरेशन एग्जिस्ट कर जाएगा ना, है कि नहीं। तो यहां देखो ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा हो जाएगा ना, प्लस माइनस। ये वाले का क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस, ये वाले का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, है कि नहीं। और भी है लेकिन मैंने सिर्फ 3 को शो कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर आपका देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट आ गया। और देखो ना हर एक का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है ना, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका भी इस तरफ, इसका भी इस तरफ। भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट, तो हर एक का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो आपका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा ना, मतलब अब यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर हम बोलेंगे ना कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, नो डाउट। अब ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर देखना, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट। तो देखा जाए तो यहां पर आप चार्जेस 0 मान लो। ठीक, तो अब देखो इसका जो ये वाला सरफेस है ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड, और इसका जो ये वाला सरफेस है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, अब मैं यहां पर क्या आपको मैं शो करके दिखा सकता हूं, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब बताओ एक्सटर्नल फील्ड तो ई नॉट एग्जिस्ट कर ही रहा है, अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगा ना। तो आप बताओ अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा कॉल्ड एज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो आप। तो ये देखो
उसको मैंने कहा EI, इसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड ना। आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव ना। और इस डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव यहां है, नेगेटिव यहां है, तो डायरेक्शन इसका होगा टुवर्ड लेफ्ट ना। ठीक, तो अब सुनो ध्यान से क्या होगा। ये जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है, इसको डाइलेक्ट्रिक का जो फील्ड है वो ऑपोज करेगा। मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, वो एक्सटर्नल फील्ड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो वो रिड्यूस फील्ड क्या होगा? मतलब नेट फील्ड क्या होगा? मान लो वो नेट फील्ड क्या है? E, और ये जो E होगा वो E0 माइनस EI होगा ना। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, जो इंड्यूस फील्ड है, जो इंटरनल फील्ड है, उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा तो होगी नहीं, है कि नहीं? तो आपका जो नेट फील्ड होगा ना, उसका डायरेक्शन एक्सटर्नल के ही अलॉन्ग होगा, क्योंकि वो बड़ा होगा और इंड्यूस वाला छोटा होगा। ठीक, तो नेट फील्ड यहां पर रिड्यूस होके आएगी ना, और वो होगा सिंपल एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंटरनल फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो जो मैं बात कह रहा था आपसे कि डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो ना कि इस डाइलेक्ट्रिक में नेगेटिव पॉजिटिव एग्जिस्ट कर गया, मतलब डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर गया, मतलब बेसिकली एक डाइपोल हो गया ये, है कि नहीं? तो यहां पर ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा ना, मतलब अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ना। किया तो उसने EI, ये कहानी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो मैंने किया पोलराइजेशन ऑफ व्हाट? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, है ना। पोलराइजेशन का मतलब ये कि सारे डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ठीक, अब मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान देना, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर अब बात कर रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक में पहले से ही हर मॉलिक्यूल के पास होता है ना डाइपोल मोमेंट, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। चलो मान लो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, ये मान लो आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, ये आपका मान लो नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, ये मान लो आपका नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, ये मान लो आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, फिर आपका ये मान लो आपका पॉजिटिव नेगेटिव है। ऐसे करके रैंडम डायरेक्शन में है यहां पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे ही तुम इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ठीक, अभी तो यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है ना, तो सारे डायपोल्स यहां पर रैंडम डायरेक्शन में है। अब यहां पर मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा मैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये देखो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब देखो क्या होगा, सुनो, आप बताओ, अगर मैं बोलूं कि एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें मान लो ये वाला डायपोल की बात कर रहा हूं मैं, तो आप बताओ, अगर कोई डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, तो तुम बताओ उस डायपोल के पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगेगा अलोंग फील्ड और नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू फील्ड, है ना। तो यहां पर उस डायपोल में टॉर्क क्रिएट हो जाएगा ना, टॉर्क लगेगा ना। ठीक, तो आप देखो क्या होगा, ये आपका मान लो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। ठीक, तो जैसे ही आपने इसको रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके ऊपर फोर्स अलोंग द फील्ड, इसके ऊपर फोर्स ऑपोजिट टू फील्ड, तो ये ऐसा अलाइन हो जाएगा ना अलोंग द फील्ड।
मतलब जितने भी इसमें डायपोल्स होंगे सब के सब के ऊपर टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वजह से सब अलाइन हो जाएंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बताओ, ये वाला जो आपका डायपोल है ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला जो ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा। मतलब जितने भी डायपोल्स हैं सब अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। तो यहां पर सारे डायपोल्स अलाइन हो गए एक ही डायरेक्शन में। तो अब बताओ यहां पर नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा ना, है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे कि डायपोल मोमेंट अब यहां पर नेट जीरो नहीं होगा। इज इट क्लियर? और यहां पर भी सेम कहानी आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो गया, कैंसल आउट आपस में। मतलब ये वाला सरफेस नेगेटिव चार्ज और ये वाला सरफेस पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो कहानी क्या हुई यहां पर देखो, ये वाला आपका नेगेटिव चार्ज, ये वाला आपका पॉजिटिव चार्ज। मतलब बिल्कुल सेम कहानी जो हमने अभी डिस्कस किया था नॉन पोलर में। ठीक है, अंदर फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी ई आई, बाहर था ई नॉट। तो ई नॉट को इंटरनल फील्ड ने थोड़ा कम कर दिया, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, है ना। मतलब यहां पर चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जैसे ही तुम उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो सारे डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर जाएंगे, जिसके कारण एक सरफेस हो जाएगा नेगेटिव, एक सरफेस हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। और वो जो इंटरनल फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को रिड्यूस कर देगी, और वो रिड्यूस फील्ड कितना होगा, ई नॉट माइनस ई आई। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। तो यहां पर आपने देखा पोलराइजेशन कैसे हुआ डायपोल्स का, है कि नहीं। तो यहां पर यह कहानी होगी पोलराइजेशन में। अब यहां पर कुछ कहानी है ना, वो अपन देखते हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे, वो अपन को काम आएगा आगे चल के। ठीक है, तो पहले एक काम करें, इसको नोट कर लें। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना। देखो, मैंने कहा कि चाहे वो आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, है ना, वहां पर डायपोल्स नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, मतलब एक सरफेस नेगेटिव और एक सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक को चाहे पोलर या नॉन पोलर, उसको हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कुछ ऐसी कहानी वहां पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, ये वाला हो गया नेगेटिव और ये वाला हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है ना, इसका जो ये वाला सरफेस है, इसका एरिया ए मान लो, इसका भी एरिया ए, और दोनों सरफेस के बीच का जो गैप है ना, उसको आप एक्स मान लो, मान लिया एक्स। ठीक है, चलो। अब देखो यहां पर ध्यान से, अंदर जो फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी जिसे हम कहते हैं इंटरनल फील्ड, ये जो इंटरनल फील्ड है इसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, है कि नहीं। तो इस EI की वैल्यू कितनी होगी अपन को वो देखना है। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। तुम बताओ, ये जो आपका इंटरनल फील्ड है वो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव दोनों की वजह से क्रिएट हुआ है ना, ये आपका EI। तो आप बताओ, इस नेगेटिव की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इनवर्ड। तुम बताओ, नेगेटिव की वजह से फील्ड क्या होगा? इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब टुवर्ड लेफ्ट, और पॉजिटिव की वजह से उसी पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, मतलब किस डायरेक्शन में होगा? टू आउटवर्ड, मतलब टुवर्ड लेफ्ट ही होगा। ये देखो, सुनो, आप बताओ, ये जो हम EI बोल रहे हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से यहां पर, एक मिनट। ये देखो, इस पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी है अपन को, तो बताओ नेगेटिव की वजह से फील्ड क्या होगा? इनवर्ड, मतलब टुवर्ड लेफ्ट, नेगेटिव की तरफ होता है फील्ड, ठीक। और इसकी वजह से फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा? आउटवर्ड। इसके लिए आउटवर्ड मतलब टुवर्ड लेफ्ट ही हुआ ना, ठीक है। मतलब ये हुआ E ड्यू टू नेगेटिव और ये हुआ E ड्यू टू पॉजिटिव। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो नेट फील्ड होगा, जिसको हम कह रहे हैं इंटरनल फील्ड, वो इंटरनल फील्ड E ड्यू टू नेगेटिव और E ड्यू टू पॉजिटिव दोनों की वजह से होगा ना, ठीक। अब देखो, ध्यान सुनो, अगर मैं कहूं कि इस नेगेटिव की वजह से फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो सुनना, यहां पर मान लो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा आई है, मतलब इंटरनल सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने बोल दिया, ठीक है। तो इसका भी कितना होगा? सिग्मा आई, है कि नहीं? क्योंकि जितना नेगेटिव यहां क्रिएट होगा उतना ही पॉजिटिव यहां क्रिएट होगा, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, इधर देखो, हाँ, बस ये बोलेंगे इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव, और इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, किसी एक सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज शीट, है ना, उसकी वजह से आप लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था वो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिवली सरफेस, तो ये कितना होगा आपका? सिग्मा आई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहां अलग मटेरियल है ना, तो इस मटेरियल का होगा आपका परमिटिविटी, तो हम लोग एप्सिलॉन ले लें, क्या है कि नहीं? ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहां पर नेगेटिव क्यों नहीं लिया आपने? भाई नेगेटिव के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ले चुके हैं हम, तो अब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है कि नहीं? नेगेटिव की वजह से ही तो था आपका लेफ्ट डायरेक्शन में, तो अगर नेगेटिव के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चूज कर चुके हो ना, तो फिर वहां पर आपको सिर्फ क्या लेना है? मैग्नीट्यूड, ठीक। नाउ प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सरफेस क्या होगा? वो भी आपका होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, है कि नहीं? ठीक है। तो बताओ दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो इंटरनल फील्ड कितनी आ रही है? ई आई इक्वल टू, दो सेम चीज जब ऐड होते हैं तो डबल हो जाता है ना उसका, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन। मतलब इंटरनल फील्ड कितनी हो गई? ये 2 से 2 कैंसिल, सॉरी ये 2 था, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन, है ना। मतलब अंदर जो फील्ड क्रिएट होता है डाइलेक्ट्रिक में, उसकी वैल्यू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी। इज इट क्लियर? ठीक है। और फिर मैंने कहा ही था कि एक्सटर्नल फील्ड यहां पर एग्जिस्ट कर ही रही है, ई नॉट, तो जो नेट फील्ड होगा अंदर जो नेट फील्ड होगा E, वो कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, है कि नहीं? ठीक है। चलो, तो ये थोड़ी सी यहां पर फॉर्मुलेज मेरे को बताने थे, है ना, तो आप लोग इसको नोट कर लें। फिर हम बात करेंगे, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखने हैं अपने को जो न्यूमेरिकल में काम आता है ना। तो पहले इसको नोट कर लें आप लोग, ठीक है। चलो, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो, अब देखेंगे मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तुम देखो, यहां पर पोलराइजेशन को हम नाप भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं,
मतलब कितना यहां पर पोलराइजेशन हुआ है उसकी वैल्यू भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे डिफाइन किया गया मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन को? तो कहा गया इट इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है उसी को कहेंगे मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन, है ना। और बात भी सही है यार, तुम जरा सोचो कि एक जगह मान लो एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, मान लो आपका मीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम है, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में एक मटेरियल में 10 डाइपोल मोमेंट आया है मान लो, और वही दूसरा जो मटेरियल है उसमें जो आपका 1 मीटर क्यूब है उसमें मान लो 20 डाइपोल मोमेंट आया है। मतलब यूनिट वॉल्यूम में सेकेंड केस में ज्यादा डाइपोल क्रिएट हुआ है, मतलब ज्यादा डाइपोल्स पोलराइज हुए हैं ना। ठीक है, तो हम यहां से बता सकते हैं ना, हां यार सेकेंड वाले में अच्छा पोलराइजेशन हुआ है, तो मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन वहां पर अच्छा है, ज्यादा है वहां पर, है कि नहीं। तो हम लोग पोलराइजेशन का जो मेजरमेंट है उसको हम बताते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से, कि कितने डाइपोल्स क्रिएट हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन, है कि नहीं। और ये जो आपका पोलराइजेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां देखो ध्यान से, ये आपका है पोलराइजेशन का मेजरमेंट, इसको कैपिटल पी से शो करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट को स्मॉल पी से शो करते हैं अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर डाइपोल मोमेंट को हम क्या लिखेंगे? चार्ज इनटू सेपरेशन। अब देखो जरा इधर देखो, यहां पर ध्यान देना, इसमें आपका है मान लो टोटल चार्ज माइनस क्यू आई, और यहां पर टोटल चार्ज है मान लो प्लस क्यू आई, इंटरनल चार्ज, है कि नहीं। ठीक है, तो आप बताओ, देख के यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव मतलब डाइपोल हो गया ना ये, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इस P को हम लिख सकते हैं क्या? चार्ज, दैट इज इंटरनल चार्ज क्यू आई, इंटू सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, और वो सेपरेशन मैंने क्या लिया हुआ है? X, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। तुम बताओ इस डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू एक्स ना भाई, ये आपका क्यूबॉइड शेप में है आपका डाइलेक्ट्रिक, तो उसका एक सरफेस का एरिया A है और यहां पर लेंथ कितना है? X है। तो आप बताओ यहां पर एरिया A दिया हुआ है, मतलब ये ब्रेथ इंटू हाइट दिया हुआ है अपने को A, तो ब्रेथ इंटू हाइट में अगर तुम लेंथ इंटू कर दोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा ना। और आपको यह पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ भी होता है यार, है कि नहीं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू एक्स, ठीक है, ये देखो A इंटू एक्स, तो यहां पर x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब बताओ ये आ गया चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है? आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब बताओ क्यू आई अपॉन ए को हम सिग्मा आई बोल सकते हैं क्या? मतलब जो मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन है वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है? वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर, है कि नहीं। और बात भी सही है यार कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ना। जितने ज्यादा डाइपोल्स वहां पर बनेंगे उतना ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब उसका सिग्मा उतना ज्यादा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सही बात है बिल्कुल यार, है ना। तो ये होता है आपका सिंपल मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन का एक्सप्रेशन। और तुम देखो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का है, दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। नाउ अब हम बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान देना, इधर देखो, आप लोग जरा इसको पहले कॉपी कर लें, ठीक है। चलो
अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी को भी बोलते हैं, जो तुम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा ना कूलम्स लॉ में, ठीक है, परमिटिविटी। तो वहां पर एक टर्म देखा होगा रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर, है ना, वही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, सुनना ध्यान से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड टू रिड्यूस फील्ड, ठीक है। ये फील्ड क्या है जो आपने वहां पर अप्लाई किया था, और ये क्या है, रिड्यूस फील्ड, मतलब इंटरनल माइनस करने के बाद जो फील्ड बचेगा दैट इज कॉल्ड एज ई। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है या हद से हद तक 1 के बराबर हो सकती है, मतलब कभी भी इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं होगी, है कि नहीं। और तुम देखो भी ना यहां पर ये रिड्यूस फील्ड है, तो रिड्यूस फील्ड तो कम ही होगी ना यार, किससे, एक्सटर्नल फील्ड से। तो नीचे वाला छोटा होगा ऊपर वाले से, तो आंसर मोर देन 1 ही आएगा ना। बट एक केस ऐसा भी होता है जहां पर आपका इक्वल टू 1 भी आ जाता है, वो अपन अभी लेटर ऑन देखेंगे, है ना। ठीक है, इसी वीडियो में हमें देखना है कि कैसे इक्वल टू 1 भी हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन ध्यान रखना, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड टू रिड्यूस फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं यहां पर एक और टर्म। ऐसे अपने को छोटे छोटे टर्म्स देखने हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, है ना, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसको डिनोट करते हैं काई से, इसको प्रोनाउंस करते हैं काई, ठीक है, ये सिंबल है इसका, ठीक है। क्या होता है ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, तो सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है, मतलब ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, जो ये बताता है कि जो पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक है वो कितना ज्यादा पोलराइज्ड हो सकता है। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो हमें यह बताता है कि उस मटेरियल का नेचर क्या है और उसका कितना पोलराइजेशन होगा। मतलब अगर हम कहें कि हमारे पास 2 मटेरियल है, ठीक है, इसका ससेप्टिबिलिटी कम है, इसका ज्यादा है, तो जिसका ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा ना उसका अच्छा पोलराइजेशन होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक नंबर होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है इट इज अ नंबर विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखो बात तो वही हुई ना यार, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मतलब कि जितना अच्छा पोलराइजेशन होगा उतना अच्छा उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होगा, है कि नहीं। मतलब जिसका काई, मतलब जिसका ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी अच्छा होगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो ये काई की वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है ना, कि यार इसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी है, इसकी इतनी है, बताओ किसका बिहेवियर अच्छा रहेगा। तो जिसका ज्यादा उसका अच्छा बिहेवियर, है कि नहीं, इसका कम उसका कम बिहेवियर, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, हम लोग क्या कहते हैं, वैसे यहां लिखा हुआ है लेकिन तुम लोग यहां देख लो। देखो, जो मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन है P, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिड्यूस फील्ड के, है कि नहीं। मतलब जितना ज्यादा आपका नेट फील्ड होगा उतना अच्छा पोलराइजेशन होगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट होता है ससेप्टिबिलिटी, है कि नहीं। क्योंकि आपका पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, और मटेरियल के नेचर को कौन डिसाइड करेगा, ये आपका ससेप्टिबिलिटी, है कि नहीं। ठीक है, लेकिन अब तुम बोलोगे कि सर ये जो बाजू में लिखा हुआ है यहां पर ये एप्सिलॉन भी लिख दिया आपने, ये क्यों लिखा है। तो मेरी बात को सुनो, यहां पर जो एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस किया है
इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस काई के यूनिट को 1 कर दें। मतलब इस ससेप्टिबिलिटी को डायमेंशनलेस बनाने के लिए यहां पर यह इंट्रोड्यूस किया गया है एप्सिलॉन परमिटिविटी, है कि नहीं? तुम देखो, अगर मैं इसको रखूंगा ना, तो ही इसका डायमेंशन कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब ये डायमेंशनलेस होगा। मैं यहां पर आपको प्रूव करके बताता हूं कि इसका जो काई का डायमेंशन है वो 1 आएगा। ठीक है, आओ करके दिखाता हूं मैं आपको। इधर देखो, तुम बताओ, अगर मुझे इस काई का डायमेंशन निकालना है तो हमें बाकी सबका डायमेंशन पुट करना होगा ना। ठीक, तो यहां देखो ध्यान से, ये आपका क्या है? पोलराइजेशन का मेजरमेंट। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है ना, अभी मैंने प्रूव किया था। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा ना इसका यूनिट। ठीक है, ये जो परमिटिविटी है इसका यूनिट क्या होगा? चलो निकालते हैं। आओ, तुम लोगों ने कूलम्स लॉ से पढ़ा है क्या? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पढ़ा है ना ये? ठीक, तो अब देखो, मुझे यहां से एप्सिलॉन का यूनिट निकालना है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई F नीचे कर दिया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, तुम बताओ, यहां पर 4 पाई का तो यूनिट होगा नहीं। ठीक है, Q1 Q2 मतलब कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर ना। तो परमिटिविटी का जो यूनिट है वो क्या आ गया? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। फिर आपका ये काई, इसका तो यूनिट निकालना है मुझे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। तो आप देखो, न्यूटन पर कूलम। अब देखो, न्यूटन कैंसिल, ये आपका C एक कैंसिल, यहां का C इससे कैंसिल, मीटर स्क्वायर कैंसिल, भैया सब कैंसिल। तो आप बताओ काई की यूनिट कितनी आई? 1। तो काई की यूनिट 1 मतलब ये डायमेंशनलेस हो गया ना। ठीक है, मतलब 1 यूनिट आने का मतलब होता है m0 l0 t0, सबकी पावर 0 होगी, है कि नहीं? तो यहां पर जो परमिटिविटी इंट्रोड्यूस किया है ना, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम ससेप्टिबिलिटी को डायमेंशनलेस बना दें। बाकी इसका कोई रोल नहीं है परमिटिविटी का यहां पर, है कि नहीं? ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये एक सिंपल एक नंबर होता है जो डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब पोलराइजेशन अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है ना, वो हम बता पाएंगे उस नंबर के बेसिस पर। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब हम यहां पर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। ठीक है कि नहीं है? चलो तुम पहले ये नोट कर लो। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी काई। ठीक, और वो रिलेशन होता है K इज इक्वल टू 1 प्लस काई, है ना। लेकिन अब तुम मुझसे पूछोगे सर हम कैसे मान लें, डिराइव करके बताओ। लो भाई डेरिवेशन करते हूं मैं, ध्यान देना। तुम बताओ, मैं डेरिवेशन कर रहा हूं यहां पर। ये बताओ K की वैल्यू E0 अपॉन E होती है ना, एक्सटर्नल फील्ड टू रिड्यूस फील्ड। ठीक है, अब बताओ E0 को लिख सकते हैं क्या? इंटरनल फील्ड प्लस रिड्यूस फील्ड। तुम बोलो कैसे सर? आप बताओ, देख के हमने लिखा था ना रिड्यूस फील्ड इक्वल टू E0 माइनस EI। तो यहां से E0 की वैल्यू लिख सकते हो क्या? E प्लस EI। बोलो हाँ है ना? ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है? E। अब देखो अलग अलग करो, तो EI अपॉन E प्लस E अपॉन E कितना हो गया? 1। ठीक, चलो तो K इज इक्वल टू, ध्यान देना मैं 1 को पहले लिख देता हूं। ठीक, और आप बताओ इंटरनल फील्ड जो है उसको अपन ने डिराइव किया था ना, इंटरनल फील्ड की वैल्यू कितनी थी भाई? वो थी आपके सिग्मा I
अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। नाउ अपॉन ये आपका रिड्यूस फील्ड, और रिड्यूस फील्ड की वैल्यू देखो अभी हमने निकाली है, मतलब अभी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, सिंस अभी हमने देखा था क्या कि पोलराइजेशन इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू काई इंटू ई ना, यहां से ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी अपॉन एप्सिलॉन इंटू काई। तो ये ई की वैल्यू ये वाली यहां पुट कर दें, तो इसको एक काम करो 1 दे दो और बोलो फ्रॉम 1, ये देखो फ्रॉम 1, ध्यान देना, k इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन अपॉन ई की वैल्यू पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन इंटू काई, एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, 1 प्लस सिग्मा आई, ये काई ऊपर मल्टीप्लाई हो गया अपॉन पी। और तुम बताओ जो मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन है वो सिग्मा आई के बराबर होता है ना, ठीक है। तो आप बताओ 1 प्लस सिग्मा आई इंटू काई अपॉन ये मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन सिग्मा आई होता है ना, हमने ये अभी प्रूफ किया था, ठीक है। तो सिग्मा आई क्या हो गया? कैंसिल। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस काई हो गया। तो देखो ये प्रूव हो गया ना, k इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ठीक है। सिंपल है कि नहीं? चलो अब देखो मेरी बात को सुनो, यहां पर k इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग है, तो k इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग मतलब k की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी ना यार। लेकिन एक केस ऐसा होता है जहां पर k की वैल्यू 1 होती है, और तुम बताओ, तुम समझ रहे हो ना k की वैल्यू 1 कब होगी? जब आपका काई 0 होगा। तो काई 0 कब होता है? जब आपका मीडियम वैक्यूम होता है ना। आप ये बताओ, अगर मीडियम वैक्यूम है तो क्या उसका पोलराइजेशन पॉसिबल है क्या? भैया उसमें किसको पोलराइज करोगे तुम? उसमें तो कोई डायपोल्स होते ही नहीं पहले से, मतलब कोई भी वहां पर चार्ज तो होता ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता ही नहीं, अंदर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो वैक्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो पोलराइजेशन किसका करोगे? मतलब उसका इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कितना होता है? 0। इसीलिए उसका पोलराइजेशन तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? तो हम कहते हैं कि फॉर वैक्यूम काई इज 0। तो अगर तुम यहां रखोगे 0 तो आपका k इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था ना आपसे थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले, कि मैं आपको बताऊंगा k की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इक्वल टू 1 भी होती है, लेकिन हम आगे देखेंगे। तो ये रहा वो चीज, इज इट क्लियर? तो ये बहुत काम का रिलेशन है ना, यूज होता है आगे चल के। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और उसका पोलराइजेशन क्या होता है, और हमने कुछ देखे इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना। तो आप लोग उसको नोट कर लें, ठीक है। तो बस ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और जैसे ही सेलेक्ट करोगे, जैसे आप मान लो कि आपने सेलेक्ट किया फिजिक्स, और जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपको ऐसा चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, और जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना है उसको क्लिक करो, ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे आपको, है ना। सो सिंपल। एंड बस अंत में यही कहूंगा मैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो आपसे मिस ना हो, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी उसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।